पुनः स्वागत है आप सभी को लाहसा की ओर पाठ के दूसरे भाग में। बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं इस यात्रा वृतांत में आगे। दूसरे दिन हम घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। अब लेखक और सुमति आगे की ओर चला। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचा। वह एक जगह पे ठहर करके चाय पिए और दोपहर के वक्त वह डांडे के ऊपर जा पहुंचाए, जो एक छोटा सा टापू है। हम समुद्र तल के 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब वहाँ कोई हिम से ढका हुआ पहाड़ नहीं दिख रहे थे। वह पहाड़ बिल्कुल नंगे थे और बिल्कुल सपाट। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। वहाँ अब न बर्फीली सफ़ेदी थी और न वहाँ किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थी। उत्तर दिशा में बहुत कम ही चोटियाँ वाले पहाड़ दिखाई पड़ रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। उस टापू के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उस डांडे की देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। उस स्थान को रंग बिरंगे जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से डांडे के देवता को स्थान को सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब उस डांडे की टापू से नीचे की तरफ उतराई करना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ चढ़ने में हमें कठिनाई होती है और उतरने में आसानी होती है। शायद 1-2 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। उसके साथ साथ चलने वाला 1-2 और घोड़ा सवार थे, लेकिन अब लेखक के घोड़ा कुछ धीमी चाल में चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। वह ये समझने लगा कि शायद चढ़ाई के समय घोड़ा थक गया है, इसलिए अब इसे मारना उचित नहीं होगा। इस बात से यह झलकता है कि लेखक दयावान है। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दुनकिन वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दुनकिन वस्तु यह स्पेनिश उपन्यास के हीरो हैं, जो हमेशा घोड़े पर सवार होकर घूमता रहता है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। घोड़े की चाल अब इतनी धीमी थी कि इससे पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब मैं जोर देने लगता, वह और सुस्त पड़ जाता। जैसे ही लेखक घोड़ा पर जोर देने लगता, वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं के रास्ता में 1.5 मील चला गया। जब लेखक आगे बढ़ा तो वहाँ से 2 राहें निकलती थी, जहाँ से लेखक बाएं की ओर मुड़ गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोट का रास्ता दाहिने वाला था। जब लेखक को लगा कि हम किसी अनजान रास्ते पे चल गए हैं, शायद यह रास्ता गलत है, लंगकोट तक पहुंचने के लिए यह रास्ता उचित नहीं है, तब आगे जाकर लेखक एक घर में पूछा। वहाँ पूछने पर पता चला कि वह गलत रास्ते पे निकल गया है। उसे जाना चाहिए था दाहिने साइड। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। सुमति एक मंगोल भिक्षु था
और सच में मंगोलों की मुंह तो ऐसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में था। इन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कांडे फूंक डाला, 3-3 बार चाय को गर्म किया। अब यह गुस्से से एकदम लाल था और कह रहा है कि मैं तुम्हारे इंतज़ार में 2-2 टोकरी कांडे फूंक डाला। कांडे उपले गाय या भैंस की गोबर से जो बनाई जाती है, ये जलावन के काम में आता है। वो उपले मैंने 2 टोकरी फूंक डाला और तुम्हारे लिए 3-3 बार मैंने चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। अब लेखक बहुत ही नर्म होकर जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंड भी हो जाता था। अब यह सारे दोष लेखक घोड़े पे लाद दिया। अब वह कहने लगा कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि मैं शाम तक पहुंच पाऊंगा। मैं तो रात को पहुंचने की उम्मीद लगा रखा था, लेकिन अभी पहुंच गया। ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरी कसूर नहीं है। खैर कोई बात नहीं। सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंड भी हो जाता था। लंकोड़ में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया। रात को गर्मागर्म थुपका मिला। चाय सत्तू से सभी परिचित हैं। सत्तू जो चने को पीसकर बनाया जाता है। और रात को वह गर्मागर्म थुपका मिला। वहाँ थुपका यह तिब्बती भोज्य पदार्थ है। अब हम तिगरी के विशाल मैदान में थे। अब वहाँ से वह भोजन करके दोनों तिगरी के विशाल मैदान में खड़े थे, जो पहाड़ से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। इसी पहाड़ी का नाम तिगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही जजमान थे। जहां तिगरी समाधि गिरी पर जाना था, वहां आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडे कपड़े के पतली पतली चीरी हुई बत्तियों जिस पर बौद्ध मंत्र लिखा हुआ होता है, वह प्रसाद के रूप में बौद्ध भिक्षु बांटते हैं। और सुमति भी यही कर रहा है। वहाँ के यजमानों में, वहाँ के जो धर्मावलंबी है बौद्ध भिक्षु, उन सभी में ये गंडे बांटने का कार्य कर रहा है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, लेकिन लेखक ऐसा नहीं चाहता था। यह सोच रहे थे कि अगर सुमति को जाने की अनुमति दे दूं तो यह तो हफ्ता भर अब उधर ही लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। अब लेखक उन्हें जाने से मना कर रहे हैं। बदले में सुमति ने स्वीकार भी कर लिया। सुमति जो मंगोल भिक्षु है, उसने सहमति भी जनाई कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। दूसरे दिन हमने भाड़िया ढूंढने की कोशिश की। भाड़िया जो भार ढोने वाला होता है, या हम कुल्ली भी कह सकते हैं, भार उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम पड़ती है। वह पहाड़ी इलाका होने के कारण तिब्बत काफ़ी ऊंचाई पे है और काफ़ी ऊंचाई पर सूर्य की किरण अधिक तेज रूप से लगती है। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। सफ़र करना तो आवश्यक था, इसलिए
और पहाड़ी इलाका होने के कारण ठंड बर्फीली हवा भी चल रही थी। तो उस तेज़ धूप से बचने के लिए कोई मोटी कपड़े अगर सर पे रख ले तो उससे कुछ राहत मिलती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, लालाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, यानी बर्फीली जगह होने के कारण जिस तरफ धूप लग रहा है वह धूप से जल रहा है और पीछे से कंधा बर्फ़ से सेक रहा है। फिर हमने पीठ की ओर अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिए और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे। अब वहाँ पर भी मंगोल भिक्षु के यजमान थे, परिचित लोग थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। वह अब उस यजमान से मिलने के लिए शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदार में बटी हुई थी। तिब्बत का जो ज़मीन था वह छोटे छोटे भागों में, यानी कृषि करने के लिए छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। वहाँ की जो खेती योग्य भूमि थी उसके एक बहुत बड़ी हिस्सा वहाँ के मठ बिहारों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मजदूर बेगार में मिल जाने का अर्थ है जो मठों के भिक्षु थे वह जो खेती करते थे उनके खेती करने के लिए मजदूर बेगर मजदूरी को ही मिल जाते थे। जो मठों के भिक्षु कृषि कार्य करवाते थे वह मजदूर मुफ्त में ही मिल जाता था। खेती का अंजाम देखने के लिए वहाँ कई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। जो देखने जाते थे उसकी शक्ति वहाँ महत्व रखती थी, वह उसकी पावर जो था वह किसी राजा से कम नहीं था। शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। उस मठ के जो नमसे थे, मुखिया थे, वो बड़े ही ईमानदार और भले आदमी थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। लेखक को ये उम्मीद नहीं थी कि इस मठ के जो भद्र पुरुष हैं, मठ के जो भले मानुष है, वो हमसे इस तरह का व्यवहार करेगा, क्योंकि लेखक अभी जो यह सफ़र कर रहा है वह एक अच्छे भद्र पुरुष के रूप में नहीं बल्कि एक भिखमंगे के रूप में यह यात्रा कर रहा है। जिस कारण लेखक को यह उम्मीद नहीं थी कि वह हमसे इस तरह पेश आएंगे, कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूरी माने बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पे लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। जो पोथियाँ रखी गई थी, पोथी मतलब किताब, वह बड़े ही सुंदर अक्षरों में और मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर का मतलब होता है आधा किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति फिर से अपने बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध यजमानों से मिलना चाह रहे थे। इसके लिए उसने पुनः लेखक से इजाज़त लिया। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। बच्चों, लेखक अब पुस्तकों के भीतर है। पुस्तकों के भीतर कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लेखक अब पुस्तक के भीतर घुस गए हैं। पुस्तकों के भीतर का मतलब है वह पढ़ने में तल्लीन हो गया था, लीन हो गया था, वह पुस्तकों में खो सा गया था।
दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से चल पड़े। अब वह तिगरी गांव पहुंचने के लिए जहाँ पे वे ठहरे थे वहाँ से तिगरी गांव कोई अधिक दूर नहीं था, इसलिए दोनों अपने अपने सामान अपने पीठ पर उठाएं और भिक्षु नम्स से विदाई लेकर वो चले गए। तो बच्चों, ये था पाठ 2 ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत। और इस संपूर्ण पाठ में तिब्बत, कलिम्पोंग, डांडे, तिगरी के संस्कृति को, वहाँ की खान पान, रहन सहन, बोली, लोगों का व्यवहार, घर की औरतें की व्यवहार, ये सारी चीज़ें इस पाठ में दर्शाया गया है। तो यात्रा वृतांत से हम इन्हीं सब बातों की जानकारी हासिल करते हैं। और इस पाठ में लेखक के व्यवहार से यह भी पता चलता है कि लेखक दयावान और गंभीर पुरुष है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ल्हासा की ओर पाठ यात्रा वृतांत आप सभी को समझ में आया होगा। इसका दूसरा भाग भी समाप्त होता है। धन्यवाद।